Hello everyone. Today we start new chapter in environment, Indian scientist, biography and achievements. कि इनकी बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट या कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी है। अब तो आपको पता है, जब मैंने सिलेबस आपको बता दिया कि सभी चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो साइंटिस्ट के बारे में कौन कौन से इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में, वैसे तो आपको इस बुक जो ये चैप्टर है उसको पूरे को रीडिंग लगा के घर पे पढ़ना है, लेकिन इसमें से जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आपको पढ़ना तो पूरा है, पूरी इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने बताया है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे, क्योंकि पूरा चैप्टर यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको पढ़ना है। जब भी वैसे भी जब हमारी गूगल मीट पे क्लास होगी तब भी हम इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। तो अभी मैं आपको जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर में उनके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले है जो है वो सुश्रुत। सुश्रुता या सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा। सन ऑफ ऋषि विश्वामित्र, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि किसके सन थे? ऋषि विश्वामित्र के। बॉर्न 600 BC ईयर अगो। BC का मतलब आप जानते हो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट सर्जन हु रिफाइंड द प्रोसेस ऑफ सर्जरी। ये एक पहले सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी किस तरह से होती है उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुत। सुश्रुत के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। इसका नाम आपको याद रखना है कि कौन सी बुक लिखी गई, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। 26 सेंचुरी बिफोर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज ईयर लिप्स डन बाय सुश्रुत। यानी 26 सेंचुरी से भी पहले सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी नोज ईयर लिप्स की सब प्लास्टिक सर्जरी करी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी? तो आप क्या लिखेंगे? सुश्रुता इज द नॉन एज फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की जो स्टार्टिंग है वो इन्होंने ही करी थी कि किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। He gave knowledge about 101 instruments used in surgery. उन्होंने सर्जरी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, लगभग कितने, अबाउट 101 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था जिनको सर्जरी में काम में लिया जाता है। जैसे फॉरशिप है, पट्टी है, गम, जो भी चीज़ें हैं जो सर्जरी में काम आती है उनके बारे में, सबके बारे में किसने बताया था? सुश्रुत ने बताया था। He prescribed that before the surgery, the instrument should be sterilized so that bacteria are destroyed and there is no fear of septic infection. उन्होंने ही बताया था कि सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाने हैं उनको स्टेरिलाइज करना क्या है? नेसेसरी है। स्टेरिलाइज का मतलब उनको जीवाणुओं से मुक्त करना क्या है? जरूरी है। स्टेरिलाइज करने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और किसी भी सेप्टिक होने का या इन्फेक्शन होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है, यानी डर नहीं रहता है। फियर का मतलब होता है डर, कि सेप्टिक इन्फेक्शन होने का। सेप्टिक जानते हो, जैसे मवाद पड़ जाती है जिसमें। तो जब भी उन्होंने ही बताया था कि जब भी सर्जरी की जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? स्टेरिलाइज करना चाहिए। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी पूरा आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बोर्ड में पुटअप होते हैं वो है कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। तो आप लिखेंगे सुश्रुत। कितने इंस्ट्रूमेंट्स के सर्जरी में काम में आने वाले कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने नॉलेज दी थी, 101। उनको स्टेरिलाइज क्यों करना जरूरी है? ताकि बैक्टीरिया क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, और सेप्टिक इन्फेक्शन होने का कोई भी डर ना हो। तो इस तरह के टॉपिक जो है मेन वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो है वो है चरक। चरक का बाद में साइंस ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद जो साइंस की जो ब्रांच है उसके अंदर इन्होंने अपनी स्टडी करी थी चरक ने। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी। उन्होंने किस किस के प्रिंसिपल के बारे में बताया था? डाइजेशन के बारे में, मेटाबॉलिज्म, जितने भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होते हैं वो मेटाबॉलिक कहलाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो। इम्यूनिटी आप पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटी क्या होती है। इन सब के प्रिंसिपल किसने दिया था? सबसे पहले चरक ने दिया था। According to him, during the
वर्किंग ऑफ द बॉडी। देयर आर 3 डेफिशिएंसीज, कि 3 जो डेफिशिएंसीज है उनका नाम दिया उन्होंने गॉल, कफ एंड एयर। ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ द 3 सिकनेस ऑफ जेनेटेड, कि जब भी हमारी बॉडी में गॉल, कफ और एयर, ये जो 3 चीज़ें हैं, जब ये क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो वो सिकनेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, किसी भी बीमारी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अकॉर्डिंग टू द चरक व्हाट इज़ द रीज़न सिकनेस इन जेनेटेड, कि चरक के अनुसार शरीर में बीमारी उत्पन्न होने का या सिकनेस होने का क्या कारण है। तो आप मेन लिखेंगे कि गॉल, कफ और एयर जब बॉडी में क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो सिकनेस क्या होती है, जनरेट होती है। चरक संहिता, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, चरक संहिता, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चरक जो संहिता है उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में। बाद में अदर लैंग्वेज में इसको क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था, जिनको भी लेके सबसे पहले जो ये लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। चरक हैड नॉन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स 2000 ईयर अगो, उन्होंने 2000 ईयर्स से पहले ही किसके प्रिंसिपल के बारे में, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने जान लिया था। उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो जेंडर होते हैं, जैसे मेल या फीमेल, वो किस तरह से डिसाइड होते हैं, इसके बारे में चरक ने बताया था। इसी तरह से कुछ जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाती है, तो वैसे तो हमने मेंडल के को ही फादर ऑफ द जेनेटिक कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले 2000 ईयर अगो पहले ही चरक ने भी इन चीज़ों के बारे में बताया था। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु स्टेटेड दैट द हार्ट वॉज द सेंटर कंट्रोल यूनिट ऑफ द बॉडी। उन्होंने ही सबसे पहले अपना स्टेटमेंट दिया था, चरक ने ही, कि वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारी जो बॉडी है उसका कंट्रोल, जो सेंट्रल कंट्रोल है, वो किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा होता है। अब इसके बाद में जो उनकी गाइडेंस के अंदर जो डॉक्टर्स पढ़ रहे थे, जिनको वो पढ़ा रहे थे, उसके लिए उन्होंने जो डॉक्टर्स थे या जो भी स्टूडेंट्स उनके पास में पढ़ते थे, उन्होंने उनको 3 गाइडेंस दी इम्पॉर्टेंट। क्या गाइडेंस दी, डॉक्टर शुड नॉट बी एनी इम्यूनिटी टूवर्ड द पेशेंट, कि डॉक्टर्स को जो पेशेंट होते हैं उनसे किसी भी तरह की शत्रुता या एनिमिटी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा उनसे बहुत ही प्यार से उनके साथ में क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ही और शी का मतलब यदि ही है या शी डॉक्टर, शुड नॉट टेल अबाउट द ट्रूथ ऑफ द पेशेंट एंड हिज रिलेटेड टॉक टू अदर, कि जो पेशेंट की जो बातें होती हैं उनको कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, चरक ने कहा था। और नेक्स्ट, डॉक्टर शुड ऑलवेज बी विजिलेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आगे जो नॉलेज है उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए या तत्पर रहना चाहिए। विजिलेंट का मतलब उत्सुक रहना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने अब जो डॉक्टर्स थे या जो स्टूडेंट थे जो उनकी गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे थे, उनको क्या निर्देश दिए थे, उन्होंने क्या बताया था। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे मेन पॉइंट कि इनका नाम चरक क्यों रखा गया। चरक चरक का मतलब होता है चलना। ये बहुत कई किलोमीटर तक पैदल जाकर के अपने पेशेंट्स का क्या करते थे, इलाज करते थे, उनकी सेवा करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, चरक कहा गया। तो ये हमने चरक के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से सुश्रुत और चरक जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये इसी में से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको पूरे इनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में अपनी बुक में से पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में पीछे क्वेश्चन है उनको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो साइंटिस्ट हैं उनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।